की क्लास में भाई क्या बात होने वाली है? पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है पहले तो वो जानेंगे, फिर पदार्थ कितने प्रकार का होता है और कितने तरह से हम उसे क्लासिफाई करते हैं या डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो पदार्थ को हम यहाँ दो तरह से क्लासिफाई करने वाले हैं। पहला तरीका है, इसको हम किस फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में पढ़ेंगे। मतलब ठोस, द्रव और गैस के फॉर्म में। ओके, और दूसरा हम यहाँ एक और फॉर्मेशन इसका पढ़ेंगे, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है भाई, यानी कि तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो ये दो तरीके से पदार्थ का या मैटर का क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अवस्था के आधार पे या कंपोजिशन के आधार पर। तो द्रव्य और उसकी अवस्था के आधार पर द्रव्य आपके जो हैं वो 5 प्रकार के माने जाते हैं। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है आपका ठोस यानी कि सॉलिड, फिर है आपका लिक्विड, इसके बाद आता है गैस, इसके बाद चौथी स्टेट आती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, इसको हिंदी में भी प्लाज्मा कहा जाता है। फिर पांचवी स्टेट आती है बोस आइंस्टाइन कंडन स्टेट। ठीक है भाई, तो ये 5 तरीके से पदार्थ को जो हमने क्लासिफाई किया है वो हम यहाँ पे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए भाई सबसे पहले जानते हैं द्रव्य यानी कि मैटर, पदार्थ क्या चीज होती है। तो मैटर की डेफिनेशन वगैरह आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। क्या होती है कि कोई भी ऐसी चीज जिसके पास क्या होता है, मास होता है, भार होता है या वेट होता है, कुछ भी कह लो, कि कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसके पास द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरती हो, वो सभी क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी या द्रव्य कहलाएगी। द्रव्य और द्रव में अंतर है भाई, ठीक है। एवरीथिंग दैट हैज मास, कोई भी चीज, मतलब एवरीथिंग दैट हैज मास, जिसके पास क्या हो भाई? द्रव्यमान हो, एंड एक्वायर स्पेस, जो स्थान घेरता हो, वो सभी क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। ठीक है भाई, ओके। मैटर किससे बना होता है, मेन क्वेश्चन ये आता है। तो बच्चे देखो, अगर बात की जाए बनने का छोटे से छोटे पार्टिकल की, तो बहुत सारे पार्टिकल इस दुनिया में हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ कौन सा पढ़ना है? हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि जो हमारा मैटर है यानी कि पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। किससे भाई? परमाणु से मिलकर बना हुआ है, यानी कि एटम से मिलकर बना हुआ है। ओके, तो पदार्थ का मूल रूप क्या है? परमाणु है, यानी कि एटम होते हैं। एटम से मिलकर आपके मॉलिक्यूल, फिर एलिमेंट, फिर कंपाउंड, फिर मिक्सचर, इस तरीके से आपका मैटर बनता रहता है। ओके, चलो भाई हमने द्रव्य जान लिया। अच्छा, ये जो मैटर है वो किससे बना है? अभी मैंने बताया एटम से बना है, परमाणु से बना है। तो ये एटम क्या होता है? एटम वो छोटा सा फंडामेंटल पार्ट होता है किसी भी मैटर का, जिसकी वजह से उस मैटर में केमिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। एटम किसी भी मैटर का या पदार्थ का वो छोटा सा पार्ट है जिसकी वजह से केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, किसमें? मैटर में। लेकिन एटम फ्री फॉर्म में पाया नहीं जाता है। ये जो लाइन मैंने लिखी हुई है इसको ध्यान से पढ़ना। एटम फ्रीली नहीं रहता, नॉट मूविंग फ्रीली। ओके भाई, फ्रीली मूव नहीं करता है। अच्छा, तो किसके फ्रीली मूव करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन।
तो आपको याद रखना है जो इनर्ट गैसेस होती हैं, आदर्श गैसेस होती हैं, सॉरी इनर्ट नहीं, आदर्श गैसेस जो हमारी होती हैं उनके ही अक्रियाशील यानी कि नॉन रिएक्टिव होते हैं और वो फ्री फॉर्म में पाए जा सकते हैं। जो हमारी गैसेस होती हैं आदर्श गैसेस, वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है भाई, जब हीट और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे वहां पर। ओके, अच्छा, अब एटम किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं, थोड़ा सा स्पीड में लेकर चलते हैं इसको, क्योंकि ये सभी आप जानते हो कि एटम के सेंटर यानी कि परमाणु के केंद्र पर एक न्यूक्लियस होता है, नाभिक। उस नाभिक में क्या क्या रहता है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के केंद्र पर रहते हैं और उसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये बेसिक बातें आप सभी जानते हो। अच्छा, ये 3 पार्टिकल आपके एटम के अंदर पाए जाते हैं। अब ये 3 पार्टिकल से क्वेश्चन कैसा पेपर में पूछा जा सकता है, तो आइए वो देखते हैं। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये पूछा जा सकता है आपके पेपर में। तो याद रखना कि एटम जो होता है उसके केंद्र पर यानी कि सेंटर पर आपके 2 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके चारों ओर ऑर्बिट में कौन चक्कर लगाता है भाई, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इतना हो गया स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जान लीजिए क्योंकि ये पेपर में आता है। इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने करी, तो आपने ये वाली फ्रेज याद कर रखी होगी, स्कूलों में सिखाई जाती थी, ईंट पर नाच। ये फ्रेज पढ़ी है भाई, स्कूलों में आपको पढ़ाई जाती थी, ईंट पर नाच, याद कर लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपको याद हो जाएगा किसने किसने खोज करी। जैसे ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टा का मतलब थॉमसन से, जे थॉमसन। फिर पा का मतलब होता है प्रोटॉन और रा यहाँ पे क्या है, रदरफोर्ड। ना दिखाता है यहाँ पर किसको, न्यूट्रॉन को, और चा चैडविक। तो इस तरीके से आपको दिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है, यहाँ पे एक छोटी सी कमी है, वो कमी हमें याद रखनी है। कंपटीशन एग्जाम में वही कमी पूछी जाती, क्या, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर कैसा आवेश होता है, चार्ज होता है, तो इस पर निगेटिव चार्ज होता है भाई। कैसा आवेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ये चारों ओर न्यूक्लियस के घूमता रहता है। क्वेश्चन क्या आता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताइए, क्या बताइए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताइए यानी कि आवेश बताइए। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है भाई, तो आपको याद रखना है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास भी पूछा जा सकता है यानी कि द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ओके, और अगर ये आपसे ग्राम में पूछता है तो 9.1 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है भाई, सॉरी 28, ऐसे हो जाता है, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। अब सुनना ध्यान से, हम क्या कहना, अब आते हैं प्रोटॉन के पास। प्रोटॉन की अगर हम बात करें बच्चों, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। ये बात गलत है, बस यही यहाँ पे एक्सेप्शन आता है। क्या, प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्वेश्चन जब कभी भी पेपर में आए तो रदरफोर्ड पर जाने से पहले एक ऑप्शन ढूंढिएगा, क्या कहीं ऑप्शन में गोल्ड स्टीन तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है भाई, ऑप्शन में कहीं गोल्ड स्टीन तो नहीं लिखा है। और अगर कहीं ऑप्शन में गोल्ड स्टीन लिखा है तो आप गोल्ड स्टीन टिक करेंगे, रदरफोर्ड नहीं। ध्यान रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने नहीं करी थी, गोल्डस्टीन ने करी थी। बस उसका नाम प्रोटॉन रदरफोर्ड ने रखा था, गोल्डस्टीन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। गोल्डस्टीन ने ये तो पता लगा लिया था कि नाभिक पर कोई एक पार्टिकल है जो इसका चार्ज पॉजिटिव है और वो केंद्र पर रहता है परमाणु के, लेकिन वो उसका नाम नहीं बता पाए थे और उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। वो रदरफोर्ड ने किया था, इसलिए रदरफोर्ड का नाम इनके साथ जोड़ दिया है।
ओके। अच्छा, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है भाई? तो प्रोटॉन पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, कितना? पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, प्रोटॉन का मास कितना होता है भाई? 1.64 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये होता है प्रोटॉन का मास। इसके बाद तीसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन। खोज की थी चैडविक ने। इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर न्यूट्रॉन के चार्ज की बात की जाए, तो वो 0 होता है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि मास की बात की जाए तो वो हो जाएगा कितना भाई? वो हो जाएगा आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा मास किसका होता है? तो बताओ भाई जल्दी से, सबसे ज्यादा द्रव्यमान इन तीनों में किसका होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में फटाफट बताओ। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ, कुछ एडवांस नहीं है। तीनों में किसका द्रव्यमान या मास सबसे ज्यादा होता है? न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का नहीं होता। वही तो देखो, छोटा सा क्वेश्चन। -31 बड़ा होता है कि -27 भाई? ऐसे करोगे तुम लोग। न्यूट्रॉन का मास, द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि न्यूट्रॉन सबसे भारी है। यहाँ पर देखो 1.67 है, ये 1.64 है और ये -31 है, इसलिए प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास। ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा बात करते हैं नेचर के अकॉर्डिंग मैटर कितने प्रकार का होता है। तो भाई पदार्थ की प्रकृति, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग यानी कि भौतिक अवस्था के अनुसार मैटर 3 प्रकार का हमने पढ़ा, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन ठोस, द्रव, गैस के साथ 2 और आते हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। उसके बाद हम दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ठोस, द्रव, गैस का फॉर्मेशन पढ़ते हैं। ठोस यानी कि सॉलिड्स, जो आपके सॉलिड्स होते हैं। कब हम किसी मैटर को सॉलिड कहते हैं? तो बस आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कोई भी मैटर या पदार्थ सॉलिड तभी होगा जब उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स या एटम्स बहुत पास पास अरेंज होंगे। क्या होगा भाई? ये देखो, जैसे फिगर में आपको दिखाया गया है। जब क्या होगा कि मैटर के एटम या मॉलिक्यूल्स, परमाणु या अणु बहुत पास पास आ जाएंगे तो वो मैटर या पदार्थ कैसा पदार्थ कहलाएगा? ठोस पदार्थ कहलाएगा। और इन दो अणुओं को दूर करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ठोस कहलाते हैं। और ठोस में क्या क्या क्वेश्चन में आ सकता है? पहली बात ये आ सकती है कि ठोस या सॉलिड के पार्टिकल के बीच ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो बहुत पास पास आ जाते हैं। तो आपको क्या बताना है कि इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है ठोस में? सबसे ज्यादा होता है, ग्रेटेस्ट होता है। ठीक है भाई। जो अंतर परमाणु जो बल है वो कैसा होता है? सबसे ज्यादा होता है ठोस में, सॉलिड में, इसीलिए वो बहुत पास पास होते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि सॉलिड जो होते हैं उनका शेप और साइज कैसा होता है? शेप एंड साइज, तो वो कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, एक समान रहता है। ओके, वो नहीं बदलता। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आयतन, वॉल्यूम। तो ठोस का वॉल्यूम यानी कि आयतन भी फिक्स्ड होता है, एक जैसा होता है। ठीक है। जो अंतर परमाणु बल है, अंतर परमाणु बल है, वो सबसे ज्यादा होता है, अधिकतम होता है।
शेप और साइज यानी कि आकार वगैरह जो है इनके, आकार व आकृति वो भी इनकी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, निश्चित होती है। और आयतन भी इनका क्या होता है भाई, फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं लिक्विड के पास। लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ, इनके बीच क्या होता है, इनके बीच में एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो आपके अणु या परमाणु हैं उनके बीच थोड़ा सा गैप आ जाता है। क्या आ जाता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाता है। देखो फिगर में आपको दिखाया गया ना, इनके बीच क्या है, थोड़ा थोड़ा गैप है। और वही गैप किस कारण आता है, क्योंकि यहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है यानी कि अंतर परमाणु बल है, वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, कम हो जाता है। किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, ठोस के कंपैरिजन में, देन सॉलिड। ठोस के कंपैरिजन में या ठोस से तुलना करने पर इसका अंतर परमाणु बल कम होता है, जिसके कारण ये इनके बीच में गैप बन जाता है, जगह खाली बन जाती है। इसीलिए जब आप चीनी घोलते हो पानी में तो क्या हो जाती है, चीनी पूरी तरीके से घुल जाती है और चीनी दिखाई नहीं देती। क्यों, क्योंकि वो चीनी के पार्टिकल इन पानी के अणुओं के बीच जो खाली जगह थी वहां आकर बैठ जाते हैं, इसीलिए जगह भर जाती है। तभी तो कुछ समय बाद चीनी घुलना बंद हो जाती है पानी में। क्यों, क्योंकि पानी के अणुओं के बीच या पानी के एटम्स के बीच जो स्पेस था वो अब भर चुका है, इसीलिए वो चीनी नहीं घुलती। ओके। अच्छा, इसमें क्या होता है भाई, इनके पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, शेप नॉट फिक्स्ड, कोई फिक्स्ड आकृति या एक समान आकृति, निश्चित आकृति नहीं होती है। क्यों, क्योंकि अब पानी है, जैसे मान लो ये पानी है, अभी ये पानी बॉटल में है, मैं इसको किसी दूसरे बर्तन में रखूँ तो उसका आकार ले लेगा, मैं इसको जमीन में डाल दूँ तो फैल जाएगा। तो इस तरीके से इसका कोई फिक्स्ड आकार या आकृति नहीं होती, लेकिन इसका आयतन फिक्स्ड होता है भाई। इसका आयतन क्या होता है भाई, एक समान होता है, फिक्स्ड होता है। अगर 1 लीटर पानी है तो चाहे जिस बर्तन में रखो 1 लीटर ही रहेगा, कम या ज्यादा नहीं हो जाएगा। ओके। अच्छा, अब बात करते हैं गैस की। तो गैस में क्या हो जाता है बच्चों, पार्टिकल के बीच बहुत ज्यादा गैप आ जाता है। ठीक है भाई, और ये जो बहुत ज्यादा गैप आता है ये क्या बताता है कि इसके एटम या परमाणुओं के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अंतर परमाणु बल सबसे कम होता है, यानी कि लीस्ट हो जाता है, सबसे कम। और इसके सबसे कम होने के कारण इनके बीच बहुत ज्यादा खाली जगह होती है। इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, नॉट नॉट फिक्स्ड शेप। और इनका आयतन भी फिक्स नहीं होता। इनका क्या है भाई, आयतन यानी कि वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता। ओके, तो ये हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस का क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट। ओके। अच्छा, इसके बाद एक स्टेट और आती है भाई, वो आपको अच्छे से पढ़नी है, वो है आपकी प्लाज्मा। प्लाज्मा जो अवस्था होती है पदार्थ की वो कब आती है, इसको समझो ऐसे, जैसे मैं समझाना चाहता हूँ। ये यहाँ पे आपका परमाणु है यानी कि एटम, इसके सेंटर पर क्या है, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसके चारों ओर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आपको ये बात पता है कि नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाभिक से बंधे हुए होते हैं किसी एक बल के कारण, फोर्स के कारण, जिसकी वजह से उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। होता है कि नहीं, ये बात आपको पता है। और वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है भाई, कूलाम्ब अट्रैक्शन फोर्स या विद्युत स्थिर वैद्युत बल, इसे बोलते हैं इंग्लिश में कूलाम्ब अट्रैक्शन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो भी आपने सुना हो तो वो लगता है, जिसके कारण ये चारों ओर घूमता रहता है। लेकिन हम अपने मैटर यानी कि पदार्थ को इतना ज्यादा गर्म कर देते हैं, इतना ज्यादा गर्म कर देते हैं कि
जो इलेक्ट्रॉन अभी इसके चारों ओर घूम रहा था ना, इससे बंधा हुआ, वो इससे फ्री हो जाता है। फ्री होकर क्या होता है, परमाणु के अंदर यानी कि एटम के अंदर अब न्यूक्लियस कहीं अपना अलग घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन कहीं अपना अलग घूम रहा है, जहां मर्जी है वहां, कोई बंधा हुआ किसी से नहीं है। तो ये जब स्टेट आ जाती है मैटर की, तो इस अवस्था को ही क्या कहा जाता है, प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। ठीक है भाई। तो प्लाज्मा कौन सी स्टेट है, प्लाज्मा मैटर की वो अवस्था है या वो स्टेट है जहां पर इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में अभी तक घूम रहे थे वो ऑर्बिट से फ्री हो जाते हैं और रैंडम मोशन करने लगते हैं, जिगजैग मोशन कहीं भी चले जाते हैं। एटम के अंदर ही रहते हैं लेकिन जैसा मन होगा वैसा घूमने लगते हैं। तो ये होती है प्लाज्मा। और प्लाज्मा स्टेट में भी कोई फिक्स्ड शेप और साइज नहीं होता है। अच्छा, अब ये प्लाज्मा स्टेट कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये पेपर में पूछा जाता है। क्या प्लाज्मा स्टेट बच्चों आपकी कहाँ कहाँ पाई जाती है, बताओ भाई जल्दी से, देखें कितना पता है, जल्दी से बताइए। प्लाज्मा कहाँ कहाँ ये अवस्था पाई जाती है, बोलो भाई। इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी में प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है भाई। हाँ डॉली जी, आपका बिल्कुल सही आंसर भाई, ब्लड में, जो आपके रगों में खून दौड़ रहा है वो क्या है, प्लाज्मा। ओके। हाँ, आपके सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ओके। और कहाँ पाया जाता है, नॉन लिविंग थिंग जहां प्लाज्मा पाया जाता है, एक नॉन लिविंग थिंग का नाम बताइए जिसकी वजह से आप जी रहे हो, जो आपको जीवन प्रदान कर रहा है, लाइफ दे रहा है, उस पर भी प्लाज्मा पाया जाता है, पता है, नहीं पता, चलो भाई हम बताते हैं। हाँ, पानी में नहीं प्लाज्मा पाया जाता है भाई, सन में। दुनिया में जितने भी तारे हैं, जितने भी स्टार्स हैं, उन सभी में प्लाज्मा स्टेट ही पाई जाती है। हमारा जो सन है उसमें हाइड्रोजन गैस होती है, वो हाइड्रोजन गैस किस अवस्था में पाई जाती है, प्लाज्मा स्टेट में पाई जाती है, क्योंकि उतना ज्यादा गर्मी है वहां पे कि वो प्लाज्मा फॉर्म में रहते हैं। ओके। चलो भाई, प्लाज्मा के बाद हमारा नेक्स्ट आता है बोस आइंस्टाइन कंडन स्टेट, इसे हिंदी में बोस आइंस्टाइन संघनन भी बोलते हैं। ये किसी भी पदार्थ की वो अवस्था होती है बच्चों जहां पर पदार्थ को इतना ज्यादा ठंडा कर दिया जाता है कि वो वहां पर मोशन करना बंद कर देता है। कैसे, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो आपके पास एक पदार्थ है, उसमें छोटे छोटे एटम है, पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल चुपचाप बैठे तो होंगे नहीं, ये अंदर क्या कर रहे होंगे, बार बार मोशन कर रहे होंगे, चल रहे होंगे, मोशन में ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं। ये लगातार परमाणु क्या होते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं पदार्थ के अंदर। लेकिन आप इसका तापमान कम करते चले जाओ, टेम्परेचर कम करते चले जाओ, कितना कम, एब्सोल्यूट जीरो पे ले आओ। कहाँ ले आओ भाई, एब्सोल्यूट जीरो। इसे हिंदी में बोलते हैं परम शून्य ताप, परम शून्य तापमान पर ले आओ। ये कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। जब आप किसी भी मैटर को इस टेम्परेचर पर ले आते हो तो उसके मैटर के अंदर, उस पदार्थ के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल थे ना एटम के, जो अभी तक मोशन कर रहे थे, वो मोशन करना बंद कर देते हैं और एक जगह जहां थे वहीं स्टेबल हो जाते हैं, ऐसे स्टेबल हो जाते हैं, अब मोशन नहीं करते। यही अवस्था क्या कहलाती है, बोस आइंस्टाइन कंडन स्टेट कहलाती है, बोस आइंस्टाइन संघनन। इसके खोज के पहले ही सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि हमारे देश के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। इसमें एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी इनको एग्री किया था, इसीलिए इसका नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन पड़ा। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट के बाद पता चली थी। आपने कभी टीवी वगैरह या यूट्यूब पे वीडियो में देखा होगा, तो आप कभी देखते हो कि गैस टाइप की निकलती रहती है सफेद कलर की, और उसमें कोई चीज टच नहीं होती है, और एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा रखते हैं और वो मेटल के टुकड़े को हल्का सा हाथ मारते हैं, वो चलने लगता है हवा में। हवा में जहां जहां वो गैस होती है वहां वहां वो चलने लगता है। देखा है वो चीज, किसी ने देखी है वो, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि हवा में मेटल चलता है उस गैस के ऊपर, वो वही स्टेट होती है बोस आइंस्टाइन कंडन स्टेट वाली में ही। नहीं देखा तो एक बार देखना जरूर भाई।
गूगल वगैरह किया करो, थोड़ा बहुत इधर उधर चीजें ढूंढा करो, फेसबुक इंस्टाग्राम से बाहर निकलो। हाँ भाई, चलिए, तो ये आपकी 5 स्टेट हो गई जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक जितना पढ़ा है बिल्कुल क्लियर? बताइए भाई, यहाँ तक एकदम क्लियर अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, क्लियर है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मैटर का क्लासिफिकेशन एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे भाई? एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बेसिस पे। तो एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं तत्व। मॉलिक्यूल जो आपके होते हैं वो अणु, एटम होते हैं आपके परमाणु, और कंपाउंड ये आपके कहलाते हैं यौगिक। तो ये जितने भी चारों नाम लिखे हैं ये सब शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्योर सब्सटेंसेस, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो मैटर में प्योर मैटर कब कहा जाएगा? जब वो एलिमेंट के फॉर्म में हो, यानी कि तत्व के रूप में हो, परमाणु के रूप में हो, अणु के रूप में हो, या यौगिक के रूप में हो। तो इन चारों ही अवस्थाओं में उसे शुद्ध कहा जाता है। लेकिन अशुद्ध कब कहेंगे? जब वो मिक्सचर के रूप में हो या मिश्रण के फॉर्म में हो। ठीक है, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट की, यानी कि तत्व की। तत्व यानी कि एलिमेंट क्या होते हैं? ये प्योर एलिमेंट सब्सटेंस के पार्ट होते हैं, अभी मैंने पीछे बताया, प्योर फॉर्म में होते हैं। ये पीरियोडिक टेबल आपने देखी है? पीरियोडिक टेबल में जितने भी 118 नाम लिखे हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। उन 118 तत्वों में आपके धातु यानी कि मेटल, वो कितने हैं भाई? वो है 92। 92 आपके मेटल हैं, बाकी सब क्या है? अधातु हैं, नॉन मेटल हैं। और इसी में 10 आपके मेटलॉइड्स भी आ जाते हैं। 10 क्या आ जाते हैं? मेटलॉइड्स, यानी कि उपधातुएं भी होती हैं। तो तत्व क्या होते हैं? ये होते हैं प्योर फॉर्म। दूसरा, तत्वों को इनसे छोटा ब्रेक नहीं किया जा सकता, एलिमेंट्स को उससे ज़्यादा छोटा ब्रेक नहीं किया जा सकता। ओके, चाहे आप फिजिकल प्रोसेस अपनाओ चाहे केमिकल अपनाओ, मतलब भौतिक रूप से या रासायनिक रूप से किसी भी तरीके से तत्वों को तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे क्या है? HN, ठीक है भाई। उसके बाद सोडियम, ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम। उसके बाद मैंने लिख लिया मान लो कैल्शियम, उसके बाद हीलियम। ये सब क्या है बच्चों आपके? ये सब आपके तत्व हैं, एलिमेंट हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। लेकिन यहीं पे मैं एक छोटा सा चेंज कर दूं, मैं लिख दूं H2N2O2। ये क्या है बताओ भाई? मैंने H2N2O2 लिख दिया, ये तत्व हैं क्या? क्या ये एलिमेंट हैं? ये बच्चे तत्व नहीं हैं, ये मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, यानी कि अणु कहलाते हैं। तो ये अंतर होता है एलिमेंट और मॉलिक्यूल में। एलिमेंट जो है वो सिंगल, ऐसे आपने नाम लिख दिया H तो वो एलिमेंट कहलाएगा, लेकिन आपने H2O2N2 ऐसे लिखा तो ये इसका मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। ओके, लेकिन अब एलिमेंट मैंने आपको बता दिया अच्छे से, यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी दी गई है, पूरा प्रॉपर नोट्स है। ये पीरियोडिक टेबल भी आपको दे दी गई है, कहाँ पे मेटल है कहाँ नॉन मेटल है, सारी चीज़ आपको विद फिगर एक्सप्लेन है। अब बात करते हैं कंपाउंड की। तो ये भी एक प्योर होता है, कंपाउंड का मतलब यौगिक। ये भी शुद्ध तत्व, शुद्ध में ही आता है, शुद्ध एलिमेंट में आता है आपके तत्वों में। ये क्या अलग है इसमें, सुनो ध्यान से। जब मैंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलाई थी तो क्या बनी थी? H2 बना था, यानी कि एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलकर बन गया था मॉलिक्यूल। लेकिन एलिमेंट कैसे थे? सेम टाइप के, एक समान, सेम टाइप के थे। यानी कि अगर आप एक ही तरह के तत्व मिलाओगे तो जो बनेगा वो बनेगा मॉलिक्यूल। लेकिन अगर आप अलग अलग प्रकार के दो तत्व मिलाओगे
तो जो बनेगा वो कहलाएगा कंपाउंड यानी कि यौगिक। जैसे सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक है भाई, उसको मैंने क्लोरीन के एलिमेंट से मिलाया, तो सोडियम और क्लोरीन का एलिमेंट मिलके क्या बने, NaCl। क्या बना, ये कंपाउंड बना। ठीक है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन ये समझ में आई कि जब दो अलग अलग प्रकार के तत्व आपस में मिलते हैं तो जो बनता है वो कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है। लेकिन जब दो एक ही प्रकार के तत्व मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, अणु बनता है। ओके, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है वो ध्यान से देखना। जब कभी भी कंपाउंड यानी कि यौगिक बनेगा तो उसमें दो तत्व एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाए जाते हैं। क्या किया जाता है भाई, फिक्स्ड रेशियो में मिलाए जाते हैं, नियत अनुपात में मिलाया जाता है। अगर आप एक फिक्स रेशियो में नहीं मिलाओगे तो वो कभी भी कंपाउंड नहीं बनेगा। ओके, कंपाउंड का अपना एक केमिकल फॉर्मूला होता है, यानी कि रासायनिक सूत्र होता है। ओके, और इनको फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो मेरे पास ये Na है, ये सोडियम है और ये Cl है। मैंने NaCl को मिलाया तो NaCl मेरा नमक बन गया, एक अलग तत्व बना। अब ऐसे नहीं कि Na उठाया और अलग कर लिया, ऐसा आप नहीं कर सकते, ये फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, रासायनिक अभिक्रिया की हेल्प लेनी पड़ेगी, केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा। तो कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमेशा केमिकल प्रोसेस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं का यूज करना पड़ेगा, फिजिकल प्रोसेस से कभी भी अलग नहीं होंगे। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं, तो ये नहीं कि H2 निकाल लिया हाथों से, ऐसे नहीं निकाल सकते, केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी। समझ में आया, तो ये है यौगिक, कंपाउंड। कंपाउंड को भी आपको मैंने नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करा रखे हैं, ये फिगर भी आपको दे रखा है अच्छे से समझने के लिए। ओके भाई, अच्छा, अब लास्ट आपका आता है मिक्सचर यानी कि मिश्रण। मिश्रण किस तरह से अलग होता है समझो। जैसे कंपाउंड में मैंने क्या कहा कि दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल मिला दीजिए, तत्व मिला दीजिए तो बनेगा कंपाउंड। लेकिन मिक्सचर कब बनता है, दो अलग अलग प्योर सब्सटेंस मिलाओ लेकिन केमिकल कॉम्बिनेशन ना हो, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन ना बने, तो वो कहलाता है मिक्सचर। जैसे मैंने लिया पानी और पानी में ऊपर से डाल दी चीनी, शुगर। पानी में क्या डाल दिया भाई, चीनी डाल दी। तो अब क्या आपसे ये कहा जाता है कि चीनी एक फिक्स रेशियो में ही मिलाओ, ऐसा तो नहीं कहा जाता। आपका जितना मन होता है आप उतनी चीनी मिला सकते हो। तो पहली बात, मिक्सचर जो बनते हैं, मिश्रण जो बनते हैं, उनमें कोई फिक्स्ड रेशियो की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात, इनके बनने पर कोई केमिकल फॉर्मूला या केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ये ऐसे बिना केमिकल रिएक्शन के बन जाते हैं। और इनको फिजिकल प्रोसेस से भी अलग किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके कंकड़ पड़े होते हैं दालों में, तो आप हाथों से उठाकर उन्हें अलग कर लेते हो, तो ये मिक्सचर ही तो है। इसमें ना ही कोई फिक्स रेशियो है, ना ही आपको फिजिकल प्रोसेस के अलावा केमिकल भी आप यूज कर सकते हो, दोनों ही यूज किए जा सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, चीनी पानी का मिश्रण, मिट्टी को पानी में डाल दो तो भी मिक्सचर, इस प्रकार से कई सारे मिक्सचर भी यहाँ पर बनते हैं। अच्छा, ये हो गया मिक्सचर। मिक्सचर को हिंदी में भी मैंने प्रोवाइड करा दिया हुआ है। अब मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, तो भाई मिश्रण आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोजेनस, दूसरा होता है हेट्रोजेनस। होमोजेनस को हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण और हेट्रोजेनस को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी क्या होते हैं, 2 मिनट में आप समझ जाओगे, जल्दी से सुनो भाई। समांगी यानी कि होमोजेनस वो होते हैं जिसमें दो प्योर सब्सटेंस मिलाए जाएं और वो आपस में इस तरह से मिल जाएं कि उसको देखकर आप ना बता सको कि इसमें दो सब्सटेंस मिलाए गए हैं, तो वो कहलाते हैं होमोजेनस। जैसे मैं आपको ये पानी दिखा रहा हूं, अगर मैं इसमें कहूं कि इसमें मैंने चीनी घोली है, तो जब तक आप इसे टेस्ट नहीं करोगे आप नहीं बता सकते हो कि इसमें चीनी है या नहीं। क्यों, क्योंकि चीनी इसमें बहुत अच्छे से घुल जाती है और दिखाई नहीं देती।
तो ऐसे मिक्सचर आपके होमोजेनस यानी कि समांगी मिश्रण कहलाते हैं। ओके, इसके बाद समांगी मिश्रण में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसको समझते हैं। देखो भाई, एक फिगर से समझा दूंगा पूरा, ध्यान से फिगर को देखिएगा। मेरे पास ये फिगर है, इसमें मैंने पानी लिया, बीकर में वाटर लिया, पानी, इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, चीनी डाल रहा हूँ, शुगर, चीनी डाल रहा हूँ। अब मुझे आप बताएंगे, ध्यान से सुनना, चीनी मैंने डाली तो जो चीज क्या होती है, जो चीज डाली जा रही है या मिलाई जा रही है उसे क्या कहा जाता है, जिस चीज में आप मिला रहे हो उसे क्या कहा जाता है, और पूरा जो चीज बनी है उसे क्या कहा जाता है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा क्या कहना है कि द सब्सटेंस विच इज सॉल्यूबल इज बीइंग इज कॉल्ड सॉल्वेंट और सॉल्यूट। क्या मतलब है, सुनो ध्यान से। अगर आप किसी चीज में कोई चीज मिला रहे हो तो इसमें कौन सॉल्यूट होगा, कौन सॉल्वेंट होगा, कौन सॉल्यूशन होगा, ये आपको समझना है अच्छे से। क्या है, सुनो। जो चीज मिलाई जाती है वो कहलाती है सॉल्यूट। क्या कहलाती है, सॉल्यूट। जो चीज मिलाई जाती है वो कहलाती है सॉल्यूट, जिस चीज में मिलाया जा रहा है वो कहलाता है सॉल्वेंट। क्या कहलाता है, विलेय और विलायक, इसे हिंदी में बोलते हैं विलेय और विलायक। और दोनों को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों के मिलने पर जो बना वो कहलाता है सॉल्यूशन, यानी कि विलयन। ठीक है, तो विलेय और विलायक के मिलने पर क्या बनता है, विलयन बनता है। कैसा विलयन है ये, होमोजेनस है, समांगी है। क्यों, क्योंकि इसमें ये दोनों एक दूसरे से अच्छे से घुल जाएंगे और दिखाई नहीं देंगे, ये होता है होमोजेनस। लेकिन इसके बाद होमोजेनस में एक और चीज आती है, क्या, कोलॉइड्स। ये अच्छे से समझना, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से, कोलॉइड्स का क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। क्या है कोलॉइड्स, कोलॉइड को हिंदी में भी कोलॉइड ही कहते हैं, और ये भी एक समांगी मिश्रण होता है। पहली बात तो ये याद रखना कि ये कैसा मिश्रण होता है भाई, समांगी मिक्सचर या होमोजेनस मिक्सचर होता है। क्या होता है, सुनो। आपको मैंने बताया कि पानी के बीच में क्या होता है, गैप होता है पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, उस गैप में चीनी आकर बैठ जाती है, जिससे कि चीनी हमें दिखाई नहीं देती जब घुल जाती है। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि घुल तो जाते हैं पानी में, मिक्सचर में घुल तो जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ना ही घुलते हैं और ना ही पूरी तरीके से अलग होते हैं, हेट्रोजेनस की तरह। जैसे मैंने चीनी मिलाई तो वो पूरी तरीके से घुल गई, अच्छे से मिक्स हो गई, लेकिन मैंने मिट्टी मिलाई तो वो नीचे जाकर बैठ गई, वो अलग से साफ साफ दिख रही होती है, नीचे अलग अलग बैठ जाती है और आसानी से अलग हो जाती है। लेकिन अब मैं ऐसे पार्टिकल मिलाना चाहता हूं जो ना ही मिट्टी की तरह नीचे बैठे, ना ही चीनी की तरह पूरी तरह घुल जाए। ऐसे पार्टिकल क्या कहलाते हैं, कोलॉइड्स कहलाते हैं। ऐसे मिक्सचर से, ऐसे पार्टिकल के बने मिक्सचर क्या कहलाते हैं, कोलॉइड कहलाते हैं भाई। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोगों ने मोमोज के साथ बहुत खाया होगा, वो है आपकी मेयोनीज। मेयोनीज जब आप खाते हो ना, तो मेयोनीज को पानी में मिलाइए कभी भी, तो वो मेयोनीज क्या होती है, पूरे पानी में ऊपर से नीचे तक व्हाइट कलर का पानी कर देती है, लेकिन ना ही नीचे बैठती है और ना ही पूरी तरीके से घुल जाती है। आप देख कर बता सकते हो कि इसमें मेयोनीज मिलाई गई है। जैसे दूध और पानी, तो दूध और पानी जब आप मिलाते हो तो वो भी क्या होता है, पूरी तरीके से नहीं घुलता, पानी अलग आपको साफ दिख जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, तीसरा एग्जांपल देता हूं। आपने बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान ये सब बहुत पिया होगा, तो उसमें भी जब आप मिलाते हो तो वो ना ही चीनी की तरह नीचे बैठते हैं, ना ही वो सॉरी, ना ही चीनी की तरह पूरी तरीके से घुलता है, ना ही मिट्टी की तरह नीचे बैठता है। तो वो कहलाते हैं आपके पार्टिकल से बना मिक्सचर कोलॉइड। ठीक है भाई, और ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है, क्वेश्चन आपके पेपर में यही आता है, टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, यानी कि ये स्कैटर करते हैं लाइट को। लाइट को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग करते हैं, लाइट को फैला देते हैं। जब इनसे प्रकाश गुजारा जाता है तो वो फैल जाता है, समझ में आया, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाते हैं, और ये टिंडल इफेक्ट इसे बोलते हैं।
आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है टिंडल इफेक्ट, और इसे जंगलों में भी देखा जाता है, घने जंगलों में। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखाई देता है कोलॉइड्स में। ओके भाई, इसके बाद आपका दूसरा टाइप का मिक्सचर आता है, ये भी बच्चे क्रीम होती है, जेलेटिन एक क्रीम होती है जो कि मिलाई जाती है, ये भी वैसे ही मिक्सचर बनाती है कोलॉइड। फिर दूसरा आता है हेट्रोजेनस, जिसे हिंदी में बोलते हैं विषमांगी, विषमांगी मिश्रण। यहाँ पे क्या होता है, सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन का मतलब ऐसे पार्टिकल जो मिक्सचर में मिलाए जाने पर अलग अलग साफ साफ दिखाई दें। जैसे आप तेल की बूंद मिलाते हो पानी पर, वो ऊपर रखी रहती है, घुलती नहीं है, और ना ही क्लोराइड के तरीके से मिक्स होती है, ऊपर अलग रखी रहती है। चीनी सॉरी मिट्टी पानी में डाल दो, नीचे जाकर थोड़ी देर में बैठ जाती है। तो इस तरीके से जो मिक्सचर बनते हैं वो सस्पेंशन कहलाते हैं, और ये हेट्रोजेनस होते हैं, विषमांगी होते हैं, जो आपस में कभी भी नहीं घुलते। ओके, स्नो का ग्लोब बनाइए, सैंड को बकेट में, पानी के बकेट में रखिए, तो ये सारी चीजें आपके क्या हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर हैं, विषमांगी होते हैं। ठीक है, ये आपको आसानी से मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करा रखे हैं, और टेबल भी दे रखी है भाई, देखो हिंदी में भी नोट्स हैं और आपको टेबल भी दे रखी है, आप इससे भी आराम से पढ़ सकते हो। ओके, यहाँ तक जो कहानी अभी तक आपने सुनी, उसमें कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़े भाई। बताइए जल्दी से, यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है, चलो भाई बहुत बढ़िया, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 3 चीजें मैं बताने जा रहा हूँ जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं, प्लीज ध्यान से समझिए। क्या, हमारी बॉडी की अगर बात की जाए तो हमारी बॉडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। क्या, कि हमारी बॉडी में पाया जाने वाला, हमारी बॉडी में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तत्व कौन सा है हमारे शरीर में, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, और कंपाउंड कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, यानी कि यौगिक कौन सा है। ओके, कार्बन, हाइड्रोजन, वाटर। अच्छा सुनो भाई, मैं बता रहा हूँ, हमारे बॉडी में यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो है बच्चों ऑक्सीजन। यानी कि अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो वो क्या है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है आपके शरीर में। और कंपाउंड कौन सा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो है वाटर, यानी कि H2O। ये बात भाई याद रखना, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। देखो फिगर मैंने दिया आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में, कि वाटर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, एक कंपाउंड है, 62% पाया जाता है। लेकिन अगर एलिमेंट की बात की जाए, मॉलिक्यूल की बात की जाए, तो वो बच्चे ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन होती है, 65% पाई जाती है सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा अच्छे से। इसके बाद और भी सारे कंपोजिशन है जो मैंने आपको दे रखे हैं यहाँ पे। इसके बाद आता है पृथ्वी की, बात करते हैं अर्थ की। पृथ्वी के क्रस्ट पर, अर्थ की क्रस्ट पर, जो ऊपर भूपर्पटी होती है, हिंदी में से बोलते हैं भूपर्पटी, अर्थ क्रस्ट पे, फिर वही क्वेश्चन, कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में, तो वो होती है बच्चों यहाँ पर भी ऑक्सीजन। यहाँ पर भी कौन बाजी मार गया, ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे दिखाया गया, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है भाई, ऑक्सीजन पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाता है, क्या, अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला नॉन मेटल बताइए, अधातु बताइए, तो वो कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि पृथ्वी की सतह पर, भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु बताइए, यानी कि मेटल बताइए, तो भैया वो आयरन नहीं है, वो एल्यूमिनियम है, याद रखना। वो कौन है, एल्यूमिनियम है, आयरन नहीं, क्योंकि आप लोगों को रटा है एकदम आयरन। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाई जाती है वो धातु,
उसके बाद उपधातु पूछ दिया, तो वो कौन सी उपधातु जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, वो है सिलिकॉन। तो ये 3 क्वेश्चन आपके अर्थक्रस्ट से पेपर में पूछे जा सकते हैं। फिर हवा की बात की जाए, एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बताओ भाई कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। हाँ, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। लेकिन एग्जामिनर जानता है कि आपको ये सब बातें आती हैं, तो वो क्वेश्चन घुमा के पूछता है। ना बच्चे, 96% नहीं, नाइट्रोजन पाई जाती है आपकी 78%, ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, बाकी 1% में सारी गैसेस पाई जाती हैं। ओके, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा देगा, क्या वो पूछेगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली इनर्ट गैस का नाम बताइए, अक्रिय गैस का नाम बताइए। अब क्वेश्चन आ गया तगड़ा। अब बताओ भाई, तो हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में इनर्ट गैस है आर्गन। आर्गन है भाई, ठीक है भाई, याद रखिएगा आर्गन। यहाँ पे आपको फिगर भी दिया गया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये रही आर्गन। ओके, बहुत बढ़िया, जहाँ तक आपको हो गया काम खत्म। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं रैपिड फायर राउंड। ये रैपिड फायर राउंड जैसे हमने फिजिक्स में एमसीक्यूज दिए थे, कुछ वैसा ही है, लेकिन एमसीक्यूज नहीं। यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, हाथ आपके अपने कीपैड पर होने चाहिए, तुरंत आपको आंसर टाइप करके देना है और लास्ट में अपना स्कोर चेक करना है। ठीक है भाई, तो रैपिड फायर राउंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको आंसर देने फटाफट। तो रैपिड फायर राउंड में आपको कुछ फोटोज दिखाई जाएंगी। क्या दिखाई जाएंगी, कुछ फोटोज दिखाई जाएंगी। उन फोटोज को देखकर आपको ये पहचानना है कि वो तत्व है, यौगिक है या मिक्सचर है, एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है। क्योंकि एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर पीछे पढ़ाया है। तो बोलो भाई, तैयार हो रैपिड फायर राउंड के लिए? बिल्कुल रेडी हो तो जल्दी से करो यस, फिर स्टार्ट करें। यस यस यस, ओके भाई, तो रैपिड फायर स्टार्ट होता है। हाथ रखना कीपैड पे और तुरंत आंसर देना चालू करना। पहला क्वेश्चन, रॉक क्या है भाई, बताओ 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 जल्दी जल्दी, रॉक क्या है? तत्व है, कंपाउंड है, मिक्सचर है? छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर बताना है, सॉलिड लिक्विड गैस नहीं। क्या है? ओके, रॉक मिक्सचर है, मिक्सचर वाले अपना 1 नंबर जोड़ ले भाई। रॉक क्या है? मिक्सचर है। मिक्सचर होती है, इसमें कई सारी चीजें मिली हुई होती हैं जिनको हम अलग कर सकते हैं आराम से, इसीलिए मिक्सचर होती है। ठीक है, तो जिनका मिक्सचर है वो 1 नंबर जोड़ लें, बाकी भाई 0 स्कोर है आपका। ओके, चलो नेक्स्ट। कॉपर, कॉपर क्या है? तत्व, यौगिक या मिश्रण? अरे मेटल नॉन मेटल नहीं बताना है प्यारे बच्चे, बताना है एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। तत्व है, यौगिक है, कंपाउंड है या मिक्सचर है? तो करेक्ट आंसर है एलिमेंट। क्यों? क्योंकि कॉपर का जो फॉर्मूला है वो पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है, और मैंने आपको बताया कि जितने भी 118 पीरियोडिक टेबल में नाम लिखे हैं वो सभी एलिमेंट हैं, यानी कि तत्व हैं। तो जिसने एलिमेंट बताया वो 1 नंबर जल्दी से जोड़ लो। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जेली बीन्स क्या है भाई, फिगर में दिखाई गई? तत्व, कंपाउंड या मिश्रण? जल्दी से बताइए, जेली बीन्स क्या हैं? तत्व हैं, यौगिक हैं या मिक्सचर हैं? करेक्ट आंसर मिक्सचर है भाई। जेली बीन्स आप उठा उठा के आराम से अलग कर सकते हो भैया। जेली बीन्स मिक्सचर होती हैं, कई सारी जेली बीन्स आपने एक साथ मिला दी, तो हमने ब्लैक वाली मान लो उठानी है तो मैं अपने हाथों से उठाकर अलग कर सकता हूँ, तो जेली बीन्स मिक्सचर है। इस फिगर में देखो ना, फिगर में जो दिखाई जा रही है, टेबल शुगर, जो आप लोगों के घर में चीनी आती है वो क्या है, तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है? जल्दी से बताइए भाई फटाफट। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर? करेक्ट आंसर कंपाउंड। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 अलग अलग प्रकार के एलिमेंट हैं जो एक फिक्स रेशियो में मिलाए गए हैं,
तो इनसे क्या बनता है, कंपाउंड। ओके, चलिए अगला, डायमंड क्या है भाई, जल्दी से बताओ। डायमंड हीरा है सदा के लिए, तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है, क्या है, जल्दी से बताओ भाई। हीरा कार्बन का ही एक अपर रूप होता है, कार्बन का ही एक फॉर्म होता है भाई, तो वो एलिमेंट है, एलिमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, नियॉन, यहां पर जो लिखा हुआ है नियॉन से, ये नियॉन क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, बताओ भाई। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, करेक्ट आंसर ये एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में पाई जाती है, इनर्ट गैसेस बोलते हैं ना इसको, वही है ये। अगला नेक्स्ट, शुद्ध पानी, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। ओके चलो भाई, शुद्ध पानी तो रिलीज हो गया आपके सामने ही, कंपाउंड है, शुद्ध पानी कंपाउंड है H2O। एल्यूमिनियम क्या है भाई, बताइए जल्दी से, एल्यूमिनियम बताइए बच्चों, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, तो ये होता है बच्चों एलिमेंट। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है, आवर्त सारणी में ये मिलता है। लेमोनेड, इसे हिंदी में बोलते हैं नींबू पानी, नींबू पानी क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तो भाई मेरे नींबू पानी मिक्सचर होता है। क्यों, क्योंकि इसे आसानी से अलग किया जा सकता है, ये एक मिक्सचर है। ओके, चलिए अगला आते हैं, सिल्वर यानी कि चांदी क्या है, जल्दी से बताओ, तत्व, यौगिक, मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, तो चांदी आपके पीरियोडिक टेबल में पाई जाती है, यानी कि ये भी एक तत्व है, एलिमेंट है। ओके, तो ये आपका रैपिड फायर हो गया खत्म। जल्दी से स्कोर बताओ अपने अपने फटाफट, टॉपर कौन है, 9 प्रीति जी 9, ओके, फुल 9, बहुत सारे लोग 9, 7, 6, 9 में से 8, ओके, 10 आउट ऑफ 10, डॉली जी बहुत बढ़िया, 10 आउट ऑफ 10। तो भाई इसी तरीके से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, अच्छे से समझना है, कब एलिमेंट कहेंगे, कब कंपाउंड कहेंगे, कब मिक्सचर कहेंगे। ओके, चलो अब एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर पूरा मैंने आपको यहाँ एक चार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, कब एलिमेंट, कब कंपाउंड, कब मिक्सचर, कब प्योर, कब इम्प्योर, हेट्रोजेनस, होमोजेनस, सब आपको यही मैंने अच्छे से समझा दिए हैं। ओके भाई, चलो ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। यहां तक जितना भी पढ़ा कोई डाउट, यहां तक मैंने जितना भी पढ़ाया कोई डाउट तो नहीं किसी को, नहीं है, बिल्कुल क्लियर है अच्छे से। ओके चलो भाई आगे आते हैं, अब बात करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस की, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। अभी तक हम पीछे पढ़ रहे थे ना कि भौतिक परिवर्तन से अलग किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन से अलग किया जाता है, कब हम चेंजेस को फिजिकल कहते हैं, कब केमिकल कहते हैं, आइए समझते हैं। बहुत आसान है, आपको पता भी है, हम जल्दी से एक बार रिकैप करा रहे हैं आपको। भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज कब कहेंगे, वो चेंजेस जहां पर पदार्थ जो है वो पदार्थ वही रहेगा, बस उसका शेप, साइज, ये सारी चीजें और स्टेट बदल सकती है। मतलब जैसे कि मेरे पास प्लास्टिक है, तो मैं प्लास्टिक से कुछ भी बना सकता हूँ, प्लास्टिक का मोबाइल बना सकता हूँ, प्लास्टिक को अपनी गाड़ी में फाइबर के रूप में यूज कर सकता हूँ, प्लास्टिक का खिलौना बना सकता हूँ, प्लास्टिक का कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन जो कुछ भी बनेगा वो प्लास्टिक प्लास्टिक ही रहेगी, कुछ और नहीं बन जाएगी। तो ऐसे चेंजेस क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंजेस, यानी कि भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जहां पर पदार्थ जो है वही रहता है, बदलता नहीं। पानी को जमा दो तो बर्फ है, गर्म ज्यादा कर दो तो भाप है, लेकिन रहेगा तो H2O ही ना, कि H2O से H3O थोड़ी ना बन जाएगा,
कि पानी उबाल दिया तो H3O बन गया, ऐसा नहीं होता। तो यही क्या कहलाते हैं? फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। फिजिकल चेंजेस या भौतिक परिवर्तन होने में कैसे पता लगेगा कि भौतिक परिवर्तन हुआ है? तो अगर आपका शेप या साइज बदल रहा है, आकार या आकृति बदल रही है, तो आप कहोगे क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जैसे आपके पास लकड़ी है, उसी लकड़ी की आप चेयर बना लेते हो, उसी की मेज बना लेते हो, उसी को तखत में भी लगा लोगे, उसी को आप कुछ भी बना लोगे। तो इस तरीके से लकड़ी तो लकड़ी ही रहेगी, या जो बना लो। ओके। या फिर फेस में चेंज हो, मतलब उसकी स्टेट बदल जाए, अवस्था परिवर्तन हो जाए। क्या बदल जाए भाई? अवस्था बदल जाए। तो अवस्था आपकी 3 प्रकार से बदल सकती है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ऐसे साइकिल चलती है। ठोस से द्रव, द्रव से गैस, और गैस से फिर से ठोस। इस तरीके से अवस्था परिवर्तन जो होगा वो भी भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अच्छा, इनके नाम आपको पता ही है कि जब कभी भी सॉलिड को गर्म किया जाता है, लिक्विड बनता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है भाई? वो प्रोसेस फ्यूजन यानी कि मेल्टिंग कहलाता है, गलना, गलना कहलाता है, गलन कहलाता है। ओके। लेकिन जब लिक्विड को यानी कि तरल को ठंडा करके सॉलिड बनाते हैं, तो वो कहलाता है फ्रीजिंग। लिक्विड को गर्म करके गैस बनाते हैं, तो वो कहलाता है वेपोराइजेशन। लेकिन गैस को ठंडा करके लिक्विड बनाते हैं, तो प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। ओके भाई। अब कुछ प्रोसेस होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाते हैं। जैसे सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदलने का प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन, यानी कि हिंदी में से बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, एग्जाम्पल आपका क्या होता है इसका सबसे अच्छा भाई? ये होता है आपका कपूर। कपूर आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ठोस से सीधा गैस में बदलने का। कपूर हो गया। कपूर के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नेफ्थलीन हो गया। नेफ्थलीन के अलावा भी एक एग्जाम्पल होता है जिसका नाम है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2, जिसे क्या कहते हैं? ड्राई आइस, जिसे ड्राई आइस भी कहा जाता है। तो यह भी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सब्लिमेशन। लेकिन गैस से सीधा ठोस बनना वो कहलाता है डिपोजिशन। तो ये सारे चेंजेस अगर हो रहे हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस कहेंगे। भौतिक परिवर्तन करे कैसे जा सकते हैं? ग्राइंडिंग करके, कट करके, क्रश करके, बेंड करके, ब्रेक करके, ऐसे सारे से आप फिजिकल चेंजेस कर सकते हो। ग्राइंडिंग कर दो, उसको रगड़ दो, कटिंग कर दो, काट दो, क्रश कर दो। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो जब उसमें कैन में, तो उसको क्रश कर देते हो कैन को, तो वो क्रशिंग करके इस तरीके से आप शेप और साइज बदल सकते हो। ओके। फिजिकल चेंजेस आपको मैंने बता दिए। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है भाई? रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ ही बदल जाता है। जो पदार्थ आपको दिया जाता है वही बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, बर्निंग, आपने कैंडल ली, उसको जला दिया, तो कैंडल जब पूरी जल गई तो क्या दोबारा कैंडल उससे मिल सकती है? नहीं। तो ये केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है भाई, जो कि वापस हमें नहीं मिल सकता है। बहुत कम ऐसे रासायनिक परिवर्तन हैं जो वापस आ सकते हैं, नहीं तो ज़्यादातर नॉन रिवर्सिबल होते हैं, वापस नहीं आते हैं। रस्टिंग, जंग लगना, बर्निंग, जलना, टर्निशिंग, डीकम्पोजिशन, आपकी बॉडी क्या होती है? डीकम्पोज हो गई, आपकी मृत्यु हो गई, बॉडी डीकम्पोज हो गई, दोबारा थोड़ी ना जिंदा हो सकते हो। पॉलीमराइजेशन करना, ये सारे ही प्रोसेस आपके क्या कहलाते हैं भाई? ये सब कहलाते हैं आपके केमिकल चेंजेस। ओके। चलिए, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? अंदर के जो केमिकल बॉन्ड होते हैं ना अणुओं के बीच, जो फोर्स होता है वो बदलता है, जिससे अणु बदलते हैं, मॉलिक्यूल्स कम ज्यादा हो जाते हैं, जिससे उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है और वो केमिकल चेंज हो जाता है। जैसे कोयला अगर बाहर रखा है तो वो कोयला है, किसी काम का नहीं।
लेकिन अगर वही कोयला जमीन के नीचे दाब दिया जाए कई हजारों सालों तक, तो वो ग्रेफाइट बन जाता है जो हमारे पेंसिल में काम आता है। लेकिन उससे ज्यादा नीचे दाब दिया जाए और ज्यादा प्रेशर दे दिया जाए तो वो डायमंड बन के निकलता है, तो वो हमारे बहुत ज्यादा काम का होता है। तो इस तरह से ज्यादा प्रेशर देने से, ज्यादा मेहनत करने से, ज्यादा दबाव डालने से बहुत अच्छी चीज निकल कर आई, क्या? डायमंड। इसीलिए आप भी अपने आप को इतना ज्यादा पुश करिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाए। बिल्कुल लग जाइए पूरी लगन के साथ, तो आराम से गवर्नमेंट जॉब आपकी होगी। ओके, ठीक है भाई। तो ये हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस आपको यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो भाई यहाँ तक जो पढ़ाया, कोई समस्या किसी भी तरह की? कोई समस्या किसी भी तरह की हो तो बोलो, ना हो तो भाई सेशन को करते हैं यहीं पर क्लोज। ओके।